प्रेमा एक अनकही जिंदगी। बनारस के रीवा घाट के गलियों के चौल में एक छोटी सी भाड़े वाली कोठी में प्रेमा नाम की विवाहित लड़की रहती थी, जो विवाहित होकर भी अकेले ही जीवन यापन अपने 2 साल के बेटे आदित्य के साथ कर रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। प्रेमा को प्यास लग रही थी। प्रेमा अपने बिस्तर पर अपने बेटे आदित्य को सोया हुआ देखकर किचन के तरफ पानी पीने के लिए जाने लगती है। प्रेमा जैसे ही पानी पीती है, अभी एक घुट ही प्रेमा के गले से पानी उतरा था, तभी प्रेमा के घर के दरवाजे पर खटपट की आवाज दस्तक होती है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, इतनी रात को कौन हो सकता है? छोड़ो, गलती से किसी ने बजा दिया होगा। प्रेमा पानी पीकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी फिर से दरवाजे पर खटपट की आवाज सुनाई देती है। प्रेमा कुछ देर रुक जाती है, ये सोचकर कि पता नहीं इतनी रात को कौन होगा, कहीं चोर लुचके ना हो, फिर तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। प्रेमा यही सब सोचती रहती है, लेकिन दरवाजा बार बार खटखटता रहता है। बहुत देर तक दरवाजा लगातार खटखटाते रहने पर प्रेमा को मन में सूझता है, कहीं शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। और प्रेमा अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है और दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खटाक से खुलता है, वैसे ही घर में एक नौजवान हट्टा कट्टा लड़का प्रेमा के घर के अंदर घुस जाता है। प्रेमा उस लड़के पर चिल्लाती हुई, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसे आ गए? और ये क्या, तुम्हारे पैर में गोली क्यों लगी है? किसने मारी गोली? पुलिस ने मारी गोली? तुम चोर हो या फिर क्रिमिनल हो? प्रेमा ने इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ डाली। नौजवान लड़के ने प्रेम से बोला, अभी बस चुप करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। अभी जितना कहता हूँ उतना कर दो, प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रेमा डरती हुई, हो, बोलो क्या करूं? देखो, तुम्हारा जो भी नाम है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मुझे अभी गर्म पानी की जरूरत है और एक धारदार चाकू ला दो जल्दी से, वरना मेरे पाँव में इन्फेक्शन फैल सकता है। प्रेमा उस नौजवान से कहती है, हाँ, मैं अभी लाए, तुम यहीं आराम से बैठो। प्रेमा जल्दी जल्दी किचन में जाकर गर्म पानी करती है और किचन का यूज करके चाकू को गर्म करके साफ कर लाती है। गर्म पानी के पतीले और चाकू को लेकर उस नौजवान लड़के के पास आ जाती है। नौजवान लड़का प्रेमा के हाथ से चाकू लेकर अपने पैर में लगी गोली को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर दर्द ज्यादा होने की वजह से वह कर नहीं पाता है। प्रेमा उस नौजवान को तकलीफ में देखती है, तो उसका दर्द प्रेमा से देखा नहीं जाता है और प्रेमा उस लड़के से कहती है, क्या मैं मदद करूं? प्रेमा की तरह देखते हुए वो लड़का कहता है, हाँ, कर दो, और सुनो, जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही करो। चाकू के नुकीले हिस्से की तरफ से गोली लगे हुए स्थान में अंदर के आधे भाग तक ले जाओ। अगर मैं चिल्लाया तो भी तुम नहीं रुकना और एक ही झटके में गोली को पैर से बाहर निकाल देना। नौजवान लड़के की बात सुनकर प्रेमा अपना सर हिलाते हुए अपने काम में लग जाती है। प्रेमा बहुत ही मजबूती से चाकू पकड़कर गोली को एक ही बार में पैर के अंदर करते हुए बाहर निकाल देती है। गोली निकलते वक्त वो लड़का बहुत ही जोर से चिल्लाता है, पर उसके चिल्लाने से पहले ही प्रेमा उस नौजवान के मुंह पर अपना हाथ जोर से दाबते हुए रख देती है और उसकी चीख बाहर नहीं आ पाती है। प्रेमा जल्दी जल्दी गर्म पानी से सिकाई करके अपने ही एक दुपट्टे से गोली लगी हुई स्थान पर बांध देती है। प्रेमा उसको अब पहले से राहत में देखती है। वह अच्छा महसूस कर रहा था और अपनी आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रेमा जल्दी से किचन में जाती है और फटाफट दूध में हल्दी मिलाकर गर्म करके हल्दी वाला दूध बनाती है। हल्दी वाला दूध बनते ही
प्रेमा एक ग्लास में हल्दी वाला दूध रखकर उसे पिलाने के लिए आती है। प्रेमा उस लड़के के पास आती है तो देखती है वो लड़का सो गया है। फिर प्रेमा उसको हिलाते हुए उठाती है। उठो, उठो, ये दूध पी लो। उस नौजवान की नींद भरी आंख प्रेमा की मीठी आवाज से खुल जाती है और अपने मन में सोचने लगता है, मैंने तो कभी भी दूध नहीं पिया, बस वोडका के साथ अपनी रात गुजारते हैं और चुपचाप रहता है। प्रेमा उसको चुपचाप देखती हुई पूछती है, क्या सोच रहे हो? हल्दी वाली दूध है, पी लो, दर्द में आराम मिलेगा। और तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का प्रेमा की हाथ से दूध लेता हुआ कहता है, देव, देव नाम है मेरा। और तुम्हारा क्या नाम है? देव की बातें सुनते ही प्रेमा इधर उधर देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है, बताऊं या ना बताऊं। प्रेमा को इधर उधर देखते हुए देव हंसकर कहने लगता है, इधर उधर नाम है तुम्हारा, नहीं देव, प्रेमा नाम है हमारा। देव दूध पीते पीते प्रेमा की तरफ देखता है और कहता है, बहुत ही प्यारा नाम है प्रेमा, वैसे तुम घर में भी अपना चेहरा छुपा कर ही रखती हो क्या? प्रेमा देव के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ही कहती है, तुम यहीं सो जाओ और सुबह होने से पहले ही उठा दूंगी, तुम यहाँ से चले जाना, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। प्रेमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। देव भी वही हॉल में लेट जाता है और 1-2 घंटे आराम करके वहां से निकलने के लिए उठता है। तभी प्रेमा का ख्याल मन में आता है और देव सोचता है, प्रेमा को उठाकर कह देता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। देव प्रेमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही प्रेमा के कमरे में पहुँचता है, प्रेमा पर देव की नज़र पड़ती है। देव की नज़रें बस प्रेमा को निहारते ही रहता है। खिड़की से चांद की रोशनी आती हुई प्रेमा की चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, रोशनी की रौनक दमकती हसीन लाली को चुराती हुए रंगीन होंठ उसके। किसी भी मर्द का नजर प्रेमा के खूबसूरती पर जाए तो कसम खुदा की उस मर्द के बदन में आग लग जाए। जो भी प्रेमा की खूबसूरत चांदसी चेहरे का दीदार कर ले, ... वो तो प्रेमा का दीवाना ही हो जाए। थोड़े देर के लिए देव भी प्रेमा की खूबसूरत चेहरे को देखते ही अपना सब कुछ भूल गया था। पर पैर के जख्म ने दर्द से देव को प्रेमा के ख्यालों से बाहर निकाल दिया। फिर देव देखता है, एक छोटा सा मासूम बच्चा प्रेमा के बगल में सोया है। देव दोनों को नजर भर देखकर चुपचाप बिना कुछ प्रेमा से बोले, प्रेमा का दरवाजा धीरे से खोलकर चला जाता है। देव अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहां देव की हर रात गुजरती थी। मंजरी बनारस के एक मशहूर कोठे वाली है जिसकी सुंदरता का दीवाना सभी कोठे पर आने वाले मर्द रहते हैं, जो सिर्फ देव का ख्याल रखती है और देव अपना हर रात बस मंजरी के साथ ही गुजारता है। देव की आहट पाते ही मंजरी देव की करीब आती है और सीने से लगकर कहने लगती है, कहाँ था सारी रात, मुझे कितना फिक्र हुआ, तुम नहीं आए तो कम से कम बताकर तो जाते। पता है ना तुम्हें, मुझे तुम्हारे बिन नींद नहीं आती है। देव अपने पैर के जख्म मंजरी को दिखाते हुए मंजरी के कमरे के तरफ आगे बढ़ जाता है। देव मंजरी के कमरे में जाकर मखमली बेड पर लेट जाता है। मंजरी भी आकर देव के बगल में सो जाती है और मंजरी देव से पूछने लगती है, देव बताओ ना सारी रात कहाँ थे और तुम्हारे पैर में गोली कैसे लगी? देव मंजरी के बात को टालता हुआ, तुम्हें तो पता है ना, इस धंधे में कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है और मुझे अब सोने दो, मुझे अब आराम की जरूरत है। देव कुछ ही देर बाद नींद के आगोश में चला जाता है। मंजरी वही देव के पास बैठकर देव को निहारने लगती है और मन ही मन सोचती है, बस कुछ दिन और इंतजार के लम्हे बाकी है,
उसके बाद देव सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कोठे की मालकिन लताबाई मंजरी को आवाज देती है। मंजरी, अरे ओ मंजरी, कहाँ हो? मंजरी झट से बेड से उठती हुई आवाज लगाती है। आई काकीबाई। मंजरी लताबाई को प्यार से काकीबाई बुलाती थी। जी काकीबाई, कहिए, इतनी सुबह सुबह क्या काम आ गया सो मुझे बुला रही हो? अरे मंजरी, तू तो है कि बस देव के चक्कर में रहती है और सारे ग्राहकों को तेरी ही खूबसूरती चाहिए। आखिर कब तक चलेगा इस तरह अपना धंधा पानी का मंदी? मंजरी ठुमकती हुई बोलती है। काकीबाई, पिछले रविवार को ही पूरे 50,000 रुपए दिए थे न देव बाबू? फिर इतनी जल्दी काहे मांग रही हो पैसे? तुम्हारे कहने के मुताबिक देव बाबू ने उससे भी ज्यादा ही पैसे दिए हैं। देख मंजरी, तू देव के चक्कर में ना पड़। तू सोचती है कि देव तेरे साथ शादी करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देव के झूठी प्रेम से बाहर निकल मंजरी, वो तुझे प्यार नहीं करता, वो तो बस अपनी रात गुजारने आ जाता है। काकीबाई, आप देव के बारे में ऐसी बातें ना करो। तुमको पैसे चाहिए तो मैं दिला दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी मेरी बातें तुमको खराब लग रही है। जब देव तुमको खुद कहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तब देख लेना तुम खुद ही देव की शिकायत करने रोते रोते मेरे पास आवोई। तब ना कहना हमने तुमको समझाया नहीं। लताबाई की बातें सुनकर मंजरी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। देव को नींद में सोया देखकर मंजरी भी देव के बगल में सो जाती है। प्रेमा की नींद से आंख खुलते ही झट से उठकर कमरे के बाहर आती है देव को जगाने के लिए, पर प्रेमा देखती है देव जा चुका है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा हुआ देव उजाले होने से पहले ही चला गया। प्रेमा अपने घर के कामों में लग जाती है, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने बेटे प्रेमा आदित्य को प्यार से आदि बुलाती है, को उठाती है। उठ जा मेरा प्यारा आदि। आदि थोड़े ही देर बाद उठ जाता है और प्रेमा आदि के मुंह हाथ साफ कर दूध का डब्बा देती है पीने के लिए। आदि को भी भूख लगी होती है। आदि थोड़े ही देर में दूध का भरा बोतल खाली कर देता है और वहीं बैठकर खेलने लग जाता है। प्रेमा हर रोज की तरह अपने ही हाथों से बनाए खिलौने को रीवा घाट पर बेचने के लिए अपनी दुकान की तरफ अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर आदि को रीवा घाट पर पहुंचते ही सभी जानने वाले प्रेमा से पूछने लगते हैं, आ गई बेटी, चल अब जल्दी से दुकान खोल ले। गोद में लिए चल देती है। हाँ सहनी काका आ गई और आपके लिए लड्डू भी लाई हूँ, पूरे शुद्ध देशी घी से बनाई हूँ, लो काका खा लो। सच में प्रेमा बिटिया, तेरे तो हाथों में जादू है। तेरे हाथों के जैसा बनाए लड्डू कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए तो कहता हूँ तू अपना एक ढाबा खोल ले ना। सहनी काका, अभी नहीं, जब आदि बड़ा हो जाएगा तब। अभी ये छोटा है, इसकी देखभाल भी तो करनी है, और वैसे भी हाथों से बनाए खिलौने से घर का खर्च आराम से निकल जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है बिटिया, तू अपना काम देख और ला, आदि को तब तक घुमा देता हूँ। प्रेमा अपनी गुजर बसर के लिए हर रोज सुबह 10 बजे आती और दोपहर में 3 बजे तक अपना खिलौने का दुकान बंद कर अपने घर पर चली जाती। आज भी प्रेमा 3 बजे तक दुकान बंद कर अपने घर पर आ गई। घर का दरवाजा खुलते ही प्रेमा को किसी मोबाइल पर कॉल आने का रिंग सुनाई पड़ती है। अरे मेरे घर में किसका फोन बज रहा है? प्रेमा इधर उधर देखने लगती है। तभी आदि नीचे जमीन पर भाव बनकर कुर्सी के नीचे से मोबाइल ले लेता है और पटक पटक कर खेलने लगता है। प्रेमा आदि से मोबाइल मांगने लगती है, पर आदि जितना ही मोबाइल का रिंग बजता है उतना ही ज्यादा पटकने लगता है और मोबाइल टूट जाता है। मोबाइल के टूटने से रिंग नहीं बजती है और आदि जोर जोर से रोने लगता है। प्रेमा आदि को चुप कराने लगती है और मन ही मन सोचती है, शायद यह मोबाइल देव का है। अगर वो मोबाइल लेने आया तो मैं क्या बोलूंगी?
प्रेमा मन ही मन चिंतित होने लगती है। अगर मैंने अच्छे से देखकर मोबाइल हटा ली होती पहले तो मोबाइल आदि के हाथों ना टूटता। देव देर तक सोता रहता है। तभी मंजरी देव को आवाज देकर उठाने लगती है। देव उठते ही अपना मोबाइल फोन पॉकेट में देखता है। नहीं मिलने पर मंजरी के कमरे में ढूंढने लगता है, पर कमरे में भी नहीं मिलता है। देव मंजरी को आवाज लगाता है, मंजरी, मंजरी, तुमने मेरा मोबाइल फोन देखा? नहीं। नहीं तो मैं तुम्हारे मोबाइल फोन क्यों ले लूं? तुमने ही तो कहा है कि मेरा मोबाइल फोन गलती से भी मत छूना, तो मैं भला कैसे जानूं कि तुम्हारा फोन कहाँ है? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देव मन ही मन सोचने लगता है, शायद मेरा मोबाइल फोन प्रेमा के घर छूट गया हो। अब तो रात होने का इंतजार करना होगा प्रेमा के घर पर जाने के लिए। मंजरी देव को हिलाती हुई, देव कहाँ खो गए हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। नहीं मंजरी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी जाना होगा, मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। अब जाता हूँ और रात को आऊंगा। हाँ देव, मैं इंतजार करूंगी रात होने का। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रेमा अपने घर का दरवाजा बंद करके आदि को सुलाने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद आदि सो जाता है। प्रेमा की आंख भी लग जाती है। रात के 11 बज रहे थे तभी देव प्रेमा के घर आकर दरवाजा को धीरे से बजाने लगता है। कौन है? मैं देव, कल रात आया था, तुम्हारे घर मेरे पैर में गोली लगी थी और तुमने मेरी मदद भी की। प्रेमा दरवाजे खोलते हुए पूछती है, अब क्यों आए हो? पहले अंदर तो आने दीजिए प्रेमा जी, फिर बताता हूँ। प्रेमा की नींद खुल जाती है। प्रेमा आदि को सोया देखकर दरवाजे के पास जाती है और धीरे आवाज में पूछती है। प्रेमा देव को अपने घर में अंदर आने देती है। मेरा मोबाइल फोन छूट गया था, वही लेने आया हूँ। प्रेमा घबराई सी आवाज में, मुझे माफ करें। अरे प्रेमा जी, माफी क्यों? नहीं, वो आपका मोबाइल फोन मेरे बेटे से खेलते वक्त टूट गया। मैं कल ही नया मोबाइल फोन खरीदकर आपको दे दूंगी। नहीं नहीं प्रेमा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नया मोबाइल ले लूंगा, बस उस मोबाइल का सिम दे दीजिए। जी जरूर, अभी लाती हूँ। प्रेमा देव को मोबाइल का सिम देते हुए पूछती है, अब आपका पैर का जख्म कैसा है? देव मुस्कुराते हुए, जी अब पहले से ठीक है। और आप घर में अकेली ही रहती है? आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते हैं? हाँ, मैं अकेले ही रहती हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। क्यों? वो आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं? और आप अपने खूबसूरत चेहरे को ढककर क्यों रखती है? आपको कैसे पता मेरा चेहरा खूबसूरत है? वो कल रात जब आपको बताने आया कि अब मैं जा रहा हूँ तो आपके चेहरे पर खिड़की से चांद की रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे माफ कीजिए, मैं बगैर आपकी इजाजत के आपको देख लिया। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने चेहरे पर से ये दुपट्टा हटा सकती है और खुली हवा में खुलकर सांसें ले सकती है। क्या करूं देव बाबू, मेरा भी मन रहता है बिना चेहरे ढककर जिंदगी गुजारूं, पर प्रेमा एक अनकही जिंदगी बन गई। ऐसी जिंदगी जिसमें अपनों के साथ बनाए रिश्तों की पहचान ही मिट गई, साथ रह गया तो बस वो मनहूस काली रात। मेरा खूबसूरत चेहरा ही मेरी सारे अरमानों का दुश्मन बन गई है। देव प्रेमा की तरफ देखते हुए कहता है, जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती है? प्रेमा मायूस होकर देव बाबू से बोलती है, अच्छा है देव बाबू, समझने की कोशिश भी ना करें, वैसे भी पुराने जख्मों की यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती। अब मैं खुश हूँ अपने आदि के साथ। प्रेमा के मायूस चेहरे को देखकर देव बाबू को रहा नहीं गया। ऐसा लगा जैसे उनके साथ ही ये सभी कुछ हुआ हो, पर उनको उस बात की खबर भी नहीं। देव की धड़कती धड़कने
की आवाज के लिए देव बाबू प्रेमा से पूछते हैं। पर प्रेमा जी, क्या हुआ आपके साथ, आप मुझे बताए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरे भी सारे जख्म की यादों की सायों से ताजी हो गई है। रहने दो देव बाबू, आप मेरी मदद ना कर सकोगे। मैंने कोशिश की कई दफा, पर मदद ना मिल पाई। और एक बात, और आज के बाद दोबारा ना आना यहाँ। अगर गलती से भी चौल वाले की नज़र आप पर पड़ जाएगी तो 1000 सवालों का जवाब देना होगा मुझे। बड़ी मुश्किल से यहाँ अपना घर ठिकाना बना पाई हूँ, वरना इस दुनिया में कौन भला अकेली नारी को अच्छे से रहने देता है। प्रेमा की बात सुनते ही देव के आवाज में भारीपन आ जाता है और देव के आंखों से आंसू धर धर बहने लगता है। और देव बोलता है, देखो प्रेमा, मैं तुम्हारी बीती कहानी नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस एक इंसान होने के नाते तुम्हें खुलकर जीने का हक दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कल तुमने भी मेरी मदद की। एक इंसानियत होने के नाते, और मैं अब आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो कल की रात के मदद के बदले मदद करना चाहता हूँ। देव की बातें सुनते ही प्रेमा बोल पड़ती है, आज हमने पहली बार किसी मर्द को अनजान औरत के लिए आंखों में आंसू देखा। कहीं ये आंसू दिखावे के लिए तो नहीं? हाँ प्रेमा, तुमने बिल्कुल सच ही कहा, पर मेरे आंसू दिखावे के बिल्कुल नहीं है। आज कितने वर्षों बाद मेरे आंखों से अनायास आंसू आ गए और दिल को सुकून जैसा महसूस हुआ। पर कोई बात नहीं प्रेमा, अगर मेरी जरूरत पड़े तो ये लो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर देना। देव आपकी खातिरदारी में हाजिर होगा। प्रेमा देव के हाथों से कॉन्टैक्ट नंबर लेती हुई कहती है, पर मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगी इस कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर। देव प्रेमा के कमरे के तरफ बढ़ता है। रुको देव, कहाँ जा रहे हो? बस एक बार आदि को देख लूं, उसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। प्रेमा देव को रोक ना पाती है। देव आदि के पास आकर उसे निहारता है और फिर आदि के मथे पर प्यारा सा चुंबन करता है और प्रेमा से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। देव के जाते ही प्रेमा अपने घर का दरवाजा बंद कर सोने चली जाती है। देव अपने ठिकाने पर मंजरी के पास पहुंचता है। मंजरी सज धज के तैयार रहती है। देव के ही इंतजार में मंजरी देव के करीब आकर देव के सीने से लग जाती है और कहने लगती है, आ गए देव बाबू, आज बड़ी देर कर दी आने में, पर कोई बात नहीं, आए तो सही। देव मंजरी को अपने पास से मंजरी का हाथ पकड़कर दूर करता हुआ कहता है, प्लीज मंजरी, आज मेरा मन नहीं ये सब करने के लिए, मुझे आज की रात अकेला ही सोने दो। मंजरी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो देव बाबू? इससे पहले तो कभी तुमने मुझसे इस तरह की बातें नहीं कही। अगर आपका मन नहीं है तो मैं मूड बना देती हैं।